बेसिक डिफिनेशंस, कुछ ऐसी डिफिनेशंस होती हैं जिनको पढ़े बिना हम केमिस्ट्री को अच्छे से आराम से नहीं समझ सकते, उनको ही बेसिक डिफिनेशंस कहते हैं। जैसे कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि हर एक एलिमेंट का कुछ एटॉमिक मास होता है, तो वो क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपेरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, कार्बन C12। अब देखिए, बहुत समय तक ये सोचा जा रहा था कि कैसे हम क्या करें, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने बहुत समय तक सोचा कि ऐसा क्या करें कि किसी जो कोई एटम जो हो, कोई एलिमेंट जो हो, उसका मास निकला जा सके, उसमें कोई दिक्कत ना हो। बहुत समय तक सोचा गया, बाद में एक कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि ऐसा करते हैं, कोई एक ऐसी यूनिट, कोई ऐसी डिफाइंड यूनिट बना लेते हैं जिससे कंपेयर करके हम हर एक एलिमेंट का क्या करेंगे, मास डिफाइन करेंगे। ओके, तो क्या किसको लिया गया? कार्बन एक होता है, कार्बन एलिमेंट आपने बहुत अच्छे सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बन पर डिपेंडेंट है। तो कार्बन जो एलिमेंट होता है उसको, जो कार्बन 12 एटम था, कार्बन C12 जो एटम होता है आइसोटोप, जो कार्बन C12 आइसोटोप होता है, C13 होता है, C14 होता है, अलग अलग तरीके के आइसोटोप्स होते हैं ना। आइसोटोप्स भी का भी एक अलग डिफिनेशन है, वो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। आइसोटोप्स क्या होता है? जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो पर डिफरेंट मास नंबर हो। एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, पर मास नंबर क्या हो? मास नंबर डिफरेंट हो, उनको क्या कहते हैं? उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। और जिनके मास नंबर सेम हो पर एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हो, उनको हम कहते हैं आइसोबार्स। तो जो ये क्या है? आइसोटोप है, कार्बन C12 आइसोटोप। तो कार्बन C12 आइसोटोप का जो एक एटम होता है, जैसे एक एलिमेंट है कार्बन C12, उसका जो एक एटम होगा, उस एटम की 12 पार्ट्स जब करेंगे, 12 पार्ट्स करने के बाद जो एक पार्ट बचेगा, 12 इक्वल पार्ट्स करने के बाद जो एक पार्ट बचेगा, उसको एक यूनिट माना गया और उसको ही AMU कहा गया या U कहा गया, एटॉमिक मास यूनिट या सिंपली यूनिट कहा गया। ओके, एटॉमिक यूनिट कहा गया, और उसके बेसिस पे हर एक एलिमेंट का मास जो है वो जज करने लगा, डिफाइन करने जाने लगा। ओके, तो जब हम किसी एलिमेंट का कहते हैं कि इसका ये एटॉमिक मास है, तो इसको हम सिंपली ये कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है, इसके जो एक एटम है, वो जो एक एटम है उसका मास कार्बन C12 के एक एटम के 12 भाग करने के बाद जो एक भाग बचता है, उसके कंपैरिजन में ये जो किसी एक एलिमेंट का एक एटम है वो कितना हैवियर है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, या रिलेटिव एटॉमिक मास भी इसको ही कहते हैं। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एक एटम डिवाइडेड बाई 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। कार्बन C12 के एक एटम का 1/12 करेंगे तो उसका मास। ओके, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक मास। अब हमारा आता है एटॉमिक मास यूनिट। द क्वांटिटी 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, कार्बन C12 इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट, सिंस मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन C12 इज इक्वल्स टू 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब देखिए, जो क्वांटिटी 1/12 मास होते हैं किसी कार्बन C12 एटम का, जो 1/12 मास होता है, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और जो कार्बन C12 एटम के 12 भाग जो कार्बन C12 एटम के 12 भाग करने के बाद जो मास आता है उसका, वो कितना होता है? वो यहाँ नीचे लिखा है, देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻24। लेकिन कार्बन C12 का कितना मास होता है? कार्बन C12 का मास होता है 1.9924 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये होता है कार्बन C12 का। और जब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 12 भाग करते हैं, देखिए 12 से डिवाइड करा गया है 12 से, तो हमारा जो आंसर आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये हमारा क्या होता है? ये कार्बन C12 एटम के 1/12 पार्ट का ये मास है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? कार्बन C12 का मास हो गया, और ये उसके एक एटम का 1/12 पार्ट का ये मास हो गया, जिसको हम 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब देखिए, इट में बी नोटेड दैट द एटॉमिक मासेस आर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड नॉट द एक्चुअल मास ऑफ एटम्स। ये हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जो हम एटॉमिक मास किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का पढ़ते हैं, वो उसका इंडिजिनियस एटॉमिक मास नहीं है, वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। उसको रिलेट करा गया है कार्बन C12 एटम के 1/12 पार्ट के मास से, उसको रिलेट करा गया है, और उसके बेसिस पे उसको उसका रिलेटिव एटॉमिक मास पता चला है। These masses on the atomic mass scale are expressed in terms of atomic mass units। ये जो masses होते हैं एलिमेंट्स के, एटम्स के, जब ये एटॉमिक मास स्केल में इनको एक्सप्रेस किया जाता है, तो इनको AMU या U, यूनिफाइड मास के उस पे बेसिस पे इनको वहाँ से इसको उससे रिप्रेजेंट करा जाता है, इनको उसमें एक्सप्रेस करा जाता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन क्या हो गई? दस द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 AMU while that of oxygen is 15.9994 AMU taken as 1U and 16U respectively। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन का मास है वो है 1.008, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन C12 एटम के
कार्बन सी 12 आइसोटोप के एक एटम के 12 पार्ट का जो मास होता है उससे 1.008 ग्राम क्या है, या 1.008 हैवियर है, उतने ये हैवियर है। और सेम गोज विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम किसी एटम के 1 ग्राम का मास ढूंढते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। When the numerical value of atomic mass of an element is expressed in grams, then the value becomes ग्राम एटॉमिक मास। जैसे किसी एटम का जो यूनिफाइड मास है उसको जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का मास एटॉमिक मास जो है वो 1 यूनिफाइड मास है, तो उसको जब हम ग्राम एटॉमिक मास में कर देंगे तो 1 ग्राम हो जाएगा। कार्बन का क्या है, 12 यूनिफाइड मास है, इसको हम ग्राम में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। नाइट्रोजन का 14 यूनिफाइड मास, इसको हम ग्राम में कर देंगे तो 14 ग्राम हो जाएगा। ओके, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक यूनिफाइड मास है, उसको करेंगे ग्राम में तो 16 ग्राम हो जाएगा। सोडियम का 23 यूनिफाइड मास है, उसको हम ग्राम में करेंगे 23 ग्राम हो जाएगा। आयरन का 36 यूनिफाइड मास है, उसको ग्राम में करेंगे तो 36 ग्राम हो जाएगा। तो इसको ही ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, जब किसी एटम का जो एटॉमिक मास हो उसको हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तब। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द नंबर विच इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। अब देखिए, किसी जब हम कहते हैं कि ये जो कोई जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास है किसी मॉलिक्यूल का, तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि हम क्या कह रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल के एक मतलब इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास है, इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास वो कार्बन C12 एटम के मास के 1/12 पार्ट का कितना हैवियर है, उससे कितना हैवियर है, हमारे कहने का मतलब ये होता है। तो जैसे एटॉमिक मास जो होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वैसे मॉलिक्यूलर मास भी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है। ओके, अब देखिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम जाते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12। किसी एलिमेंट के या किसी एलिमेंट के 1/12, यहाँ मान लीजिए हमारा O2 है, तो O2 का मास क्या है, 32 है, एटॉमिक मास क्या है 32। तो O2 का मास 32 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 32 है इसका मतलब है कि कार्बन C12 आइसोटोप के एक एटम के 1/12 पार्ट का जो मास है उससे जो ऑक्सीजन का मास है वो 32 टाइम्स है। ओके, 32 टाइम्स ज़्यादा है। ये हमारा क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब हमारा हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना होता है। व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स एंड द वैल्यू बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब जो जैसे हमने पढ़ा एटॉमिक मास को जब हम ग्राम्स रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, जैसे मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। जैसे जो हमारा H2O है ये 18U है, 18 यूनिफाइड मास का इसका मॉलिक्यूलर मास है, जिसको हम ग्राम में करेंगे तो 18 ग्राम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा 44 यूनिफाइड मास है, इसको जब हम ग्राम में काउंट करेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है 40 यूनिफाइड मास है, इसको हम ग्राम में काउंट करेंगे तो 40 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो हमारा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। नेक्स्ट हमारा है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास इज द मास ऑफ इन एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। जब हम किसी एलिमेंट के जो एक एटम का मास है उसको हम कैसे कैलकुलेट करें, उस एटम के जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं, उस एलिमेंट के जो अलग अलग आइसोटोप्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उस एलिमेंट के एक एटम का जो हम मास डिफाइन करते हैं या निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसको एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। जैसे हमारा हो गया कार्बन, तो कार्बन क्या है, कार्बन में बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है, अलग अलग आइसोटोप्स हैं कार्बन के। तो जब हम इन आइसोटोप्स को ध्यान में रखते हुए कार्बन के एक एटम का मास निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया एटॉमिक नंबर जिसके सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। लेकिन मास नंबर क्या होता है, मास नंबर मतलब कि जो हमारे मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जिस मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जिस एलिमेंट में क्या हो कि
प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो सारे एटम्स के पीछे किसी एलिमेंट के, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स का और या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर किसी एलिमेंट के सारे एटम्स में अगर सेम हो तो वो, और अगर मास नंबर मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के जो सम होता है उसका जो नंबर है वो सारे एटम्स में क्या हो, डिफरेंट हो, उसको कहते हैं, उसको हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्या समझे? एटॉमिक नंबर सेम है मतलब कि प्रोटॉन्स या जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो संख्या है वो सारे एटम्स में किसी एलिमेंट के सेम है, पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो सम होता है वो सारे एलिमेंट्स में डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा, ये आइसोटोप्स को कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। एबिडेंस क्या होता है? इन हाउ मेनी परसेंटेज एंड आइसोटोप्स इज प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट्स नेचुरली अक्यूरिंग सैंपल। कोई एलिमेंट जो हम देखते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन देख लीजिए, कार्बन क्या है, जब जो कार्बन का एकदम नेचुरली, जो कार्बन का जो नेचुरली अक्यूरिंग सैंपल होगा, ऐसे मान लीजिए जब कार्बन का कोई बहुत सारे सैंपल्स हो गए ना जो नेचुरली अकर करते हैं, जैसे कोल हो गया, कोल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग सैंपल है कार्बन का, तो उसमें जो कार्बन है उसका कितना परसेंटेज है सराउंडिंग्स में, ओके, तो उसको हम कहते हैं अबंडेंस, ओके, वो कितने परसेंटेज में सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है उसको कहते हैं अबंडेंस। तो चलिए मान लीजिए हमें क्या करना है, आइसोटोप को चूज़ करते हुए, आइसोटोप को कंसीडर करते हुए हमने किसी एटम की हमें किसी एलिमेंट के एक एटम का मास निकालना है, तो कितना होगा, परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी। किसी कोई दो एलिमेंट्स, कोई दो आइसोटोप्स है, किसका, कोई एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हैं, तो उन दोनों आइसोटोप्स का जो परसेंटेज अबंडेंस होगा उसको सम करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, ऐसे ही हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखिए जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 आइसोटोप्स हैं, इनका परसेंटेज अबंडेंस कितना है सराउंडिंग्स में, देखिए इतना है इनका परसेंटेज अबंडेंस, ओके, इनका इतना परसेंटेज अबंडेंस है, और इनके एटॉमिक मास कितना है। अब इनका जो परसेंटेज अबंडेंस होगा वो 100, इनके परसेंटेज अलग अलग जो आइसोटोप्स होंगे किसी एलिमेंट के, उनके परसेंटेज अबंडेंस का जो सम होगा वो 100 होगा, जैसे आप यहाँ जोड़ लीजिएगा, यहाँ जो परसेंटेज अबंडेंस होगा वो 100 होगा, और फिर इनका यहाँ एटॉमिक मास लिखेंगे। देखिए यहाँ का क्या करा हमने, परसेंटेज अबंडेंस को इनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई 100 कर दिया, जिससे हमारा क्या है, जिससे हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास वो निकला है। तो ये हमारे एवरेज एटॉमिक मास क्या है, कार्बन का 12 यूनिफाइड मास है, जिसको हम कई बार कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। यहाँ हमारा क्या, क्लोरीन का, क्लोरीन के देखिए आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, इसके आइसोटोप्स है, इनका परसेंटेज अबंडेंस कितना देखिए सराउंडिंग्स में 75 और 25 है, इनका भी देखिए सम कितना होता है, 100 आता है, और इनके एटॉमिक मास कितने हैं, 35 और 37 है। तो हमने क्या करा है, परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए मतलब क्लोरीन 35 और परसेंटेज अबंडेंस इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी मतलब क्लोरीन 37, इनको सम करा है, डिवाइड बाई 100 का है, इससे हमारा जो यूनिफाइड मास आया है, ये एवरेज एटॉमिक मास जो क्लोरीन का आया है वो 35.5 आया है। नेक्स्ट हमारा आखिरी डिफिनेशन क्या है, फार्मूला मास हमारी आखिरी डिफिनेशन है। फार्मूला मास क्या है, फार्मूला मास इज यूज फॉर दोज कंपाउंड्स वोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर आयंस फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करा जाए तो और बनाया जाए इन फिक्स प्रोपोर्शन, उनको बनाया जाए, अलग तरीके के एलिमेंट्स को कंबाइन करके फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन करके फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास जब उनको कंबाइन करा जाता है तो उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंपाउंड्स। इसमें पिछली बार पढ़ा है। तो कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मतलब जिन अलग अलग तरीके के एलिमेंट से कंपाउंड कोई बना है, तो उसको जब आयंस को कंसिडर करते हुए हम किसी कंपाउंड का मास निकालते हैं तो हम कहते हैं वो फार्मूला मास निकला है। मतलब जब हम आयोनिक कंपाउंड्स का मास निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हमने फार्मूला मास निकाला है। जैसे मान लीजिए हमने NaCl सोडियम क्लोराइड का मास निकाला हमने, तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो जिसमें सोडियम और क्लोरीन फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास में क्या है फिर कंबाइन हुए हैं, फिक्स प्रोपोर्शन बाई मास में कंबाइन हुए हैं। तो ये क्या हो गया, इनका मास सब जगह एक ही रहेगा हर जगह पे, क्लोरीन और सोडियम का। तो ये क्या हो गया, अब इनका जब हम मास निकालेंगे तो उसको क्या कहते हैं, उसको फार्मूला मास कहते हैं। गिवन बाई सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आयंस इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। देखिए जब हम किसी का फार्मूला मास निकालते हैं तो किसी जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं या कुछ हम मतलब फार्मूला मास निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड के फिर फार्मूला यूनिट में जो मास होंगे अलग अलग आयंस के उनको हम प्लस करते हैं। जैसे देखिए फार्मूला मास हमने निकाल रहे हैं, हम किसका निकाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का निकाल रहे हैं। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या करेंगे, हम जो इनका सिंपल फार्मूला यूनिट होगा उसको लेंगे, जो इनका सिंपल एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक फार्मूला होगा उसको हम लेंगे और उससे क्या करेंगे, हम उसका निकालेंगे क्या
फार्मूला मास निकालेंगे। जैसे हमने देखिए सोडियम का कितना मास होता है 23 होता है और क्लोरीन कितना होता है 35.5 होता है, तो इनको हमने प्लस करके 55.5 यूनिफाइड मास निकाला है, जिसको हम कहते हैं फार्मूला मास। अगर हम फार्मूला मास निकालें कैल्शियम क्लोराइड का, तो हम क्या करेंगे, पहले हम कैल्शियम का एटॉमिक मास निकालेंगे, फिर उसके बाद हम क्लोराइड का एटॉमिक मास निकाल देंगे। और यहाँ जो 2 है, 2 हम क्योंकि क्लोराइड के 2 एटम्स प्रेजेंट है, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर जाएगा 111 यूनिफाइड मास। तो ऐसे हम फार्मूला मास निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए फार्मूला मास निकाला जाता है और किसी तरीके के कंपाउंड्स के लिए फार्मूला मास नहीं निकाला जाता। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए भी फार्मूला मास कब निकाला जाता है, जब इनके हम फार्मूला यूनिट को कंसीडर करते हुए, जिनका सिंपल यूनिट होता है उसको कंसीडर करते हुए इनके एटॉमिक मास को हम सम करते हैं, तो उससे क्या निकलता है, उससे फार्मूला मास निकलता है। जैसे हमने यहाँ देखा, हमने पहले सोडियम के एटॉमिक मास को सम करा, फिर क्लोरीन के एटॉमिक मास को सम करा, और उसके बाद जो आंसर है वो क्या होगा, वो सोडियम क्लोराइड का एटॉमिक मास हो गया। सेम यहाँ हमने कैल्शियम क्लोराइड में भी देखा है। ओके, तो हमने हमारा सारी जो सिंपल डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ ली हैं केमिस्ट्री में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू।